हेलो, आवाज जा रहा है सबको? यस सर। ओके, सबसे पहले हम लोग टॉपिक समझेंगे यहाँ पर कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या होता है? अप्रेजल इज आल्सो नोन एज एनालिसिस, ठीक है ना? तो प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या है, इसका मीनिंग हमने आप लोगों को अभी बता रहे थे। क्या मीनिंग बताए हैं? तो प्रोजेक्ट अप्रेजल इज अ टेक्निक यूज्ड टू टेस्ट whether the project undertaken whether the project undertaken is feasible वेदर के बाद सर is a feasible or not। रिसीवर नहीं, सर वेदर के बाद बोलिए ना। FEASIBLE feasible or सर वेदर के बाद बोलिए ना। whether the project undertaken whether the project undertaken whether the project undertaken is feasible or not। स्पेलिंग सर FEASIBLE feasible or not। It is an essential tool. It is an essential tool सर वेदर और नॉट के बाद बोलिएगा सर। Now, it is an essential tool it is an essential tool in regeneration and renewal regeneration and renewal regeneration टूल के and बाद renewal renewal मतलब टूल के नवीकरण बाद करना, न्यू करना। सर टूल के बाद tool in regeneration and renewal of a project। लिख लिए। Project appraisal helps in providing project appraisal helps in providing early warnings of problems वार्निंग of problems that may occur और सर नहीं that may occur OCUR अर्ली वार्निंग के बाद early warnings of problems that may occur
during the development of during the development of the project. ये क्या समझे कि प्रोजेक्ट अप्रेजल जो है सो हेल्प करता है, ये वार्निंग देता है, ये सूचना देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है कि अगर किसी तरह की कोई समस्याएं हैं तो उसको आप पहले सॉल्व कर लीजिए, तभी आपका प्रोजेक्ट जो है डेवलपमेंट होगा प्रोजेक्ट का, यानी ये सक्सेस होगा। प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ मींस क्या? आप अपने टारगेट को, आप अपने टास्क को, आप अपने ऑब्जेक्ट को क्या कर ले? अचीव कर लेंगे। एक बार इसको पढ़िए सभी कोई, देखिए तो समझ में आया, और फिर इसमें लिखवाएंगे हम। यस सर, समझ में आ गया। सभी कोई को पढ़ने दीजिए अभिजीत, सभी कोई पढ़ेंगे यहाँ पर, सभी कोई समझेंगे। रोहित यस सर। पढ़ लिए उसको? सर फर्स्ट लाइन ही नहीं समझ आया। फर्स्ट लाइन ही नहीं समझ में आया? पढ़िए तो एक नो बार। सर। हमने क्या लिखा है? प्रोजेक्ट अप्रेजल इज अ टेक्निक यूज्ड टू टेस्ट वेदर द प्रोजेक्ट अंडरटेकन इज फीजिबिलिटी और नॉट। यानी किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम स्टार्ट करते हैं तो एक प्रकार का ये टेस्ट करते हैं, एनालाइज करते हैं। अप्रेजल इज आल्सो नोन एज एनालिसिस। किसी भी चीज को जब एनालिसिस करते हैं और हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि नहीं काम करना बेटर है, ये हमसे हो जाएगा, तब ना उसमें हाथ लगाते हैं, तब ना उसको काम करना स्टार्ट करते हैं। और अगर वो पहले ही पता चल जाएगा नहीं ये काम मुझसे नहीं होने वाला, ये हमारे बस की बात नहीं है, तो भैया उसमें क्यों हाथ डालेंगे? उससे तो और आपको लॉस ही होगा। तो ये एक प्रकार का एनालिसिस है। किसी भी प्रोजेक्ट को जब हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो उसमें स्टार्टिंग करने से पहले ही जो प्लानिंग बताए थे, याद है? जो प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग करने के बाद ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, क्या ये पॉसिबल है हमसे, हम इसको पूरा कर सकते हैं? उसके बाद हमने बद लिखवा है क्या कि यह हेल्प करता है। क्या हेल्प करता है भाई? ये हेल्प करता है, क्या हेल्प करता है? जो प्रोवाइडिंग अर्ली वार्निंग, समस्याएं को ये है ना बताने में ये हेल्प करता है। पहले ही समस्या आपको बता देगा जी ये काम कीजिएगा तो इस तरह की समस्याएं होने वाली है, उस समस्या को पहले समाधान कर लीजिए, तब इस प्रोजेक्ट को फुलफिल होगा, यानी फुलफिल कीजिए। और अगर इस तरह से पहले आप नहीं करते हो तो आपका प्रोजेक्ट कभी भी ना तो उसका डेवलपमेंट होगा, ना वो सक्सेस होगा, ना आपका टारगेट जो है, जो डेटा जो है, जो ऑब्जेक्ट है, वो कभी भी पूरा होगा। एक लाइन और इसमें लिख सकते हैं, इट इन्वॉल्व्स, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए जो सभी प्रोजेक्ट का जो है पैरामीटर जो है डायग्रामेटिकली अगर हम रिप्रेजेंट करें तो सभी प्रोजेक्ट का काम करने का क्या है, सभी प्रोजेक्ट अलग अलग होते हैं। हाँ,
कुछ एक पॉइंट उसमें ऐसा है कि सभी में कॉमन होते हैं। भैया प्लानिंग तो करना ही है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको क्या कहते हैं प्रोडक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको मार्केटिंग से रिलेटेड हो, किसी भी तरह का कोई भी अगर प्रोजेक्ट आप लेते हो तो उसमें आपको एनालिसिस करना नेसेसरी है। तो वो चीज ये बता रहा है, एक पॉइंट और बता रहा है कि इट इन्वॉल्व्स मेजरिंग द डिफरेंस बिटवीन total efforts, It involves measuring the it involves measuring the difference between total efforts, EFFORTS, actually consumed by a project. It involves measuring the difference. हाँ उत्सव बोलिए। सर वही पूछ रहे थे, डिफरेंस के बाद क्या बोले? Difference between total efforts actually consumed by a project. ये इस चीज को मेजर करता है, गणना करता है, कैलकुलेट करता है कि सर आप कंज्यूम्ड बाय product. consumed by a project and planned effort, planned PLANNED, planned efforts. अभी तो प्रोडक्ट लिख पाए थे सर, बाय Product नहीं, प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट है, प्रोडक्ट नहीं है। ठीक है सर। It involves measuring the plan difference के बाद? between a total efforts actually consumed by a project and planned efforts. आपने क्या प्लानिंग किए हुए थे, ठीक ना, और उस पर कितना आपने माने एक्टिव हुए, कितना आपने किए, इन दोनों के बीच का ये क्या करता है, मेजरमेंट करता है। प्रोजेक्ट अप्रेजल, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, प्रोजेक्ट अप्रेजल इज अ ब्रॉडर टर्म्स, यानी बिगेस्ट, बड़ा भी कह सकते हैं इसको, लार्जेस्ट भी कह सकते हैं, BROADER, broader term that can be divided into प्रोजेक्ट एज ब्रॉडर term टर्म that can be divided into, चूंकि आपको 3 ही पढ़ना था तो यहां पर 3 ही वैसे होता है, 6-7 प्रकार का, 7 टाइप्स का होता है। ये 2-3 को आप में नहीं, बुक में है, सिलेबस में नहीं है। Can be divided into technical, environmental and managerial. Technical, environmental, managerial, technical, comma करके environmental and managerial appraisal. तीसरा क्या बोले सर? मैनेजरियल, या इसको ये भी इस तरह से भी हम लोग लिख सकते थे कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला लिखिए टेक्निकल अप्रेजल, दूसरा लिखिए इन्वायरमेंटल अप्रेजल, और तीसरा लिखिए क्या, मैनेजरियल अप्रेजल, या फिनेंशियल अप्रेजल भी हम इसको कहते हैं, मार्केटिंग अप्रेजल भी कहते हैं, जेंडर अप्रेजल भी कहते हैं, सोशल अप्रेजल भी कहते हैं। बहुत सारा राइटर का सबका अपना अलग अलग इसका मीनिंग है। इसका टॉपिक अब आ गया टाइप्स ऑफ प्रोजेक्ट अप्रेजल। प्रोजेक्ट अप्रेजल कितने प्रकार के होते हैं, तो देयर आर, या प्रोजेक्ट अप्रेजल इज आल्सो क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, मेजर 3 कैटेगरी, 3 मेन कैटेगरी होता है इसका। कौन कौन होता है, एक होता है टेक्निकल, दूसरा इन्वायरमेंटल एंड तीसरा मैनेजरियल अप्रेजल। अब मेरे पास क्वेश्चन क्या उठता है कि व्हाट डू यू मीन बाय
टेक्निकल अप्रेजल। टेक्निकल अप्रेजल क्या होता है, अब उस पर थोड़ा हम लोग नोट करेंगे। इसको और हम सेंड करेंगे आप लोगों को, थोड़ा इसको पढ़िएगा आप लोग भी। देखिए टेक्निकल, जैसे कि नाम से इसका क्लियर है, टेक्निकल में व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल? बताओ रोहित, टेक्निकल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल? कुछ कुछ बेसिक टर्म है जिसको आपको इस प्रोजेक्ट अप्रेजल के क्राइटेरिया के से हम लोग समझना है, प्रोजेक्ट अप्रेजल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है। व्हाट डू यू मीन बाय टेक्निकल? तो टेक्निकल विल बी प्रोजेक्ट वर्क has due attention have been paid to technical effort factors affecting the project design। किसी भी प्रोजेक्ट को डिजाइन करने में जो भी हम लोग टेक्निकल एफर्ट लगाते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोग लिखिए इसको, टेक्निकल अप्रेजल। क्लियरली एवरी प्रोजेक्ट मस्ट बी टेक्निकली feasible। Clearly, every project clearly every project must be technically feasible। technical appraisal provides sir, must be thought answer, sir. clearly every project must be technically feasible। Visible. टेक्निकल अप्रेजल Visible, ना? हाँ, विजिबल नहीं, फिजिबल, FEA, फिजिबल, या फिजिबल भी बहुत आदमी कहता है इसको, FEA, SIBLE। technical appraisal provides a comprehensive review technical appraisal provides a comprehensive review of all technical aspect। सर कम्प्रीहेंसिव रिव्यू के बाद comprehensive review of all technical aspects of the project। Clearly, every project must be technically feasible। Technical appraisal provides a comprehensive review of all technical aspects of the project, such as rendering, judgment of merits। Rendering, ना? हाँ, RENDERING, rendering, Comma. rendering, judgment on merits, कॉमा नहीं है। rendering, such as rendering judgment on merits of technical proposals, and operating cost। Cost. Operating.
operating cost. In other words, we can say that by technical appraisal of a project, we mean Sir, we can say that by technical appraisal of a project, we mean an assessment of its basic technical and functional feasibility of a project. सर बेसिक के बाद Basic, technical and functional feasibility of a project. Besides, full stop के बाद, besides cost and schedules, coस्ट मतलब वही ऑपरेटिंग कॉस्ट जो भी बताए हैं, कॉस्ट एंड शेड्यूल्स, द प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस डिपेंड्स performance depends on how well the project is. The project performance depends on how well the project is meeting the technical age. is meeting Meeting the technical requirements of the end product in the product. प्रोडक्ट, यहाँ प्रोजेक्ट मत लिखिएगा. एक बार रीड कीजिए सभी कोई, देखिए इसको, और इसका नोट्स होगा तो आज हम भेज देंगे आप लोगों को. सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोगों के पास नहीं है? हम 5 मिनट में आते हैं. आशुतोष, यस सर. इस सब्जेक्ट का पीडीएफ आप लोग पास नहीं है क्या?
सब्जेक्ट सिलेबस का पीडीएफ है, सब्जेक्ट का थोड़ी। नहीं, कॉलेज की तरफ से बुक, एक बार सर से हम बात करेंगे, देखिए नहीं नहीं, अगर मिल जाए तो आप लोग का बुक वो सब नहीं है। इसमें बहुत सारे पॉइंट है जो आप चेक लिस्ट कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ऐसे ही समझाते, थोड़ा समझिएगा आप लोग। इसमें क्या कहता है, थोड़ा नोट में अगर कोई पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय अप्रेजल, अप्रेजल क्या होता है, तो अप्रेजल इज आल्सो नोन एज एनालिसिस, यानी इसका विशेषता भी हम कह सकते हैं। तो अप्रेजल इज द एनालिसिस ऑफ अ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट टू डिटरमाइन its merit and acceptability in accordance with established criteria. This is the final step before a project is agreed to financing. It checks that the project is feasible against the situation on the ground, that the objective set remain appropriate and all costs are reasonable. देखिए, किसी भी प्रोजेक्ट को सक्सेस होने का एक जो मेन है कि कॉस्ट जो है, जो भी वस्तु की कीमत है, हमने आपको प्रीवियस क्लास में कल भी बताए थे कि दो प्रकार का होता है, एक प्रोडक्ट स्कोप, एक प्रोजेक्ट स्कोप, बताए थे। यस सर। तो मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट चलेगा तो वो तो तभी चलेगा जब उसका कॉस्ट क्या हो, कम हो, क्योंकि अगर कॉस्ट कम होगा तो उसका मार्केट प्राइस भी क्या होगा, कंज्यूमर को भी उसमें कम से कम में न मिलेगा ना। अगर कोई प्रोडक्ट हम लॉन्च करते हैं, मार्केट में बनाते हैं और उसका कीमत ही उतना ज्यादा रख देंगे, तो क्या उसको कोई परचेज करेगा? बिल्कुल नहीं परचेज करेगा। तो ये चीज कर रहा है कि लागत क्या हो, कंट्रोल में हो, कॉस्ट कंट्रोल होना चाहिए। अगर कॉस्ट कंट्रोल नहीं होगा तो कॉस्ट हाई हो जाएगा, कॉस्ट हाई हो जाएगा तो प्रॉफिट उस पर रखेंगे तो फिर वो भी सेलिंग प्राइस भी क्या हो जाएगा, हाई होगा, ज्यादा हो जाएगा, जो कि सभी जो भी कंज्यूमर हैं वो कंज्यूमर उसको, अभी देखिए लाइबॉय साबुन होता है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का, आप देखते हैं जो अच्छी किस्म की होती है उसको क्या किया जाता है, अरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट जानते हो आप लोग, बताओ। यस सर। तो जो प्रोडक्ट अच्छा होता है, जिसका क्वालिटी बेस्ड होता है, उसको तो ट्रांसफर कर दिया जाता है, क्योंकि उतना प्राइस तो हमारे जो भारत में जो भी यहाँ पर मेंबर रहते, जो भी पब्लिक है, वो उतना एफर्ट नहीं कर सकते हैं, वो उतना पैसा में उस सामान को परचेज नहीं कर सकते हैं। तो जो मैन्युफैक्चरर है वो यही सोचता है कि इसको हम क्या करें, अब प्रोडक्ट तैयार किए हैं तो मार्केट में सेल करके कमा लें। वो आपको अदर कंट्री क्या करता है, वो ट्रांसफर कर देता है उस गुड्स को, और वहाँ से क्या करता है, वो मनी अपना टारगेट जो है, जो अब प्रॉफिट है वो अर्न करता है। अब इतना प्रोडक्ट, बाहर का प्रोडक्ट यहाँ हमारे इंडिया में हम लोग देखते हैं, छोटा छोटा खिलौना सब, जितना भी चाइनीज प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देना, क्या मार्केट में कौन इसको बढ़ाया, हम ही अपना बढ़ाएं जी। आज अगर हम और आप नहीं परचेज करते जी, बोलिए। हेलो, कस्टमर बनाया। तो यही चीज करता है, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से काम करना है। प्रोजेक्ट जब भी होता है, जो भी मैन्युफैक्चरर है, जो अगर उसको गुड्स को मार्केट में लॉन्च करना है, तो वो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही उस प्रोडक्ट को क्या करता है, बनाता है, और चाहता है जो रेंज में ही आ जाए, ताकि उसको ईच एंड एवरी कस्टमर उसको परचेज कर सके। उसका जो सेलिंग प्राइस है वो हाई नहीं हो, यानी लेस कॉस्ट होगा तो उसका सेलिंग प्राइस भी क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। और अगर वो उसका कॉस्ट प्राइस हाई हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस भी हाई हो जाएगा।